ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से आज वो दो फैसले आ गए जिन पर सुबह से पूरे देश की नजर थी। सबसे पहले उन्नाव रेप कांड को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से मिली सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी। इसके साथ ही सेंगर की सजा के निलंबन पर भी रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा फैसला अरावली की पहाड़ियों को लेकर आया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर इस केस में रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट से पिछले दिनों कहा गया था कि जिन पहाड़ियों की ऊंचाई 100 मीटर से कम है उन्हें अरावली की पहाड़ी नहीं माना जाएगा। इसको लेकर आंदोलन शुरू हो गया था। लोगों का कहना था कि इस नई परिभाषा से अरावली की पहाड़ियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि 90% हिस्सा ऐसा है जो 100 मीटर से कम ऊंचाई के दायरे में आता है। तो इन दो बड़े फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट की आज सबकी नजर थी और सेंगर को झटका और अरावली पर पिछले फैसले पर रोक, यानी जनता की जो मांग की जा रही थी उस पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताई है और सेंगर को हाईकोर्ट से मिली जमानत पर रोक लगा दी गई। साथ ही साथ अरावली पर जो पिछली परिभाषा दी गई थी जिसका व्यापक तौर पर विरोध हो रहा था, उस परिभाषा को फिलहाल रोक दिया गया है। इन दोनों ही मामलों में आगे सुनवाई की तारीख दी गई है। जो संबंधित पक्ष हैं उनसे जवाब तलब किया गया है। उन्नाव रेप कांड को लेकर के कुलदीप सेंगर से जवाब तलब किया गया है और वही अरावली को लेकर के सरकार की ओर से उनका पक्ष जानने के लिए नोटिस दिया गया है। अगली सुनवाई होनी है उस पर। यहां अरावली को लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी है कि यहां पर्यावरण को नुकसान ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए और इसके लिए हाई पावर्ड कमिटी बनाने की बात भी कही गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रस्ताव दिया गया है। उन्नाव रेप कांड की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर को जमानत दी थी। कुलदीप सेंगर की सजा के निलंबन पर भी रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। यह बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर को जमानत दी थी। पब्लिक सर्वेंट की एक परिभाषा के आधार पर यह जमानत दी गई थी। हालांकि इस परिभाषा में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन फिलहाल जो राहत दी गई थी दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक जरूर लगा दी है। जो तकनीकी पहलू था जिसके आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिली थी कुलदीप सेंगर को, फिलहाल उस पहलू में कोई बदलाव नहीं किया गया है, उस परिभाषा में बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कुलदीप सेंगर की सजा के निलंबन पर फौरी तौर पर रोक लगा दी गई है। तो दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है। उन्नाव रेप केस से जुड़ी इस वक्त की यह बड़ी खबर आ रही है। हालांकि पीड़िता के वकील ने कहा कि यह कोई जीत नहीं है और इस पर पीड़िता की मां का बयान सामने आया। सुनाते हैं। क्या आप लोगों को प्रताड़ना की जा रही है? कि आप लोगों को बहुत परेशान किया जाता है। सुरक्षा भी छीन ली गई है। कल हमारी बहन के पास सुरक्षा है, हमारी सुरक्षा भी छीन ली गई। हमारा 10 साल का भाई हो, अकेले स्कूल जाता है, रास्ते में ये कुछ भी कर सकते हैं। जब ये 15 लाख रुपए कोर्ट को दे सकते हैं तो ये 5 लाख रुपए दे के मेरे भाई को मरवा नहीं सकते हैं। बहुत पैसे वाला है। तो यह गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं परिवार की ओर से। स्कूल बना है, सब गरीबों को भगा के, आप गरीबों को भगा के सब मार डंडे से सारा स्कूल बनवा रखा है। इनकी पूरी कबरी की जाए, सारी की जाए, इनकी कबरी करी इल्लीगल है सारी। और इनको फांसी होना चाहिए। जितने हमारे पति के हत्यारे हैं सबको फांसी होना चाहिए। हमारी बहन की झूठी आवाज AI द्वारा बना के फेसबुक पे डाली जा रही है। हम क्यों बोलेंगे जो गलत है वो गलत है ना सर। झूठी रिकॉर्डिंग झूठी AI द्वारा बनाई जा रही। आज की टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है, कुछ भी हो सकता है। AI के द्वारा हमारी आवाज कॉपी करके उनके हमारे अगेंस्ट बुलवा के ये बोला जा रहा है कि रेप नहीं किया। अगर रेप न किया होता तो प्रूफ होता, प्रूफ हुआ है तब उसको जेल हुई है। हमारे पास सुरक्षा मेरे बच्चों के पास नहीं। इनके वकील कहते थे नो सिक्योरिटी, इनके वकीलों ने मेरी सिक्योरिटी हटा के आज मेरे को धमकी देते हैं। मेरे घर में गुंडे आते, दिल्ली में गुंडे मारने के लिए गए थे 4 बार। वीडियो है कि हमारे घर पे गुंडे भेजे गए हैं, सारी वीडियो है, ले लो आप लोग। मेरे बच्चों होते हुए भी गुंडे आए। जब उन सर लोगों ने ऊपर से आवाज दी कौन हो, तो वो गाड़ी लेके भाग गए। जब सिक्योरिटी के होते हुए गुंडे आ सकते हैं तो आप सोचिए अब हमारी फैमिली को कितना खतरा है। हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत सोच पर हमारे बच्चों को सिक्योरिटी दे। दिल्ली सरकार, यूपी सरकार मेरे बच्चों को देखभाल के लिए सिक्योरिटी चाहिए। मेरे देवर का लड़का, मेरा देवर अंदर है, देवर मेरा बच्चा पढ़ने जाते 2 मेरे देवर का बेटा है, मेरा बेटा है, मेरे बच्चे हैं। इनको एकदम सेफ रखा जाए, इनको सिक्योरिटी दी जाए मेरे बच्चों को। हाँ, हमारे पापा तो है नहीं, हमारे पापा को उन लोगों ने मार दिया और जिन लोगों ने हमारे
पापा को मारा, वो जेल के बाहर है, गांव में घूम रहे हैं, हमको लोगों को धमकी देते हैं। जेलों पर हैं। नौकरी मेरे बच्चों को पीड़ितों को दिया जाए। एक बच्चे, मेरा बच्चा अभी पढ़ लिख रहा है, उसको भी सोचा जाए, उसको बच्चे को, मेरे बच्चे के बारे में। पहले तो हमें हमारे भाई को सिक्योरिटी, हमारे चाचा के लड़के और हमारे भाई को सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। ये बहुत पावरफुल है, ये कुछ भी कर सकते हैं। बाहुबली है ये, बाहुबली। सुप्रीम कोर्ट मेरे बच्चों को हमारे साथ मौजूद है। करेगी। क्या कहेंगे आंटी जी? तो यहां पीड़ित परिवार की ओर से मांग की जा रही है कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि उनको धमकियां दी जा रही हैं और जिस तरह से जमानत मिली थी उसके बाद से इन धमकियों का सिलसिला तेज हो गया था। दुष्कर्म पीड़िता यहां पर उनके परिवार की ओर से गुहार लगाई जा रही है कि जो कुलदीप सिंह सेंगर है उसका परिवार बाहुबलियों वाला परिवार है और उन्हें जान का खतरा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से कुलदीप सेंगर को मिली हुई जमानत पर रोक लगा दी गई है और सीधी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। पीड़िता, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा नहीं सकते, उनका चेहरा नहीं दिखा सकते, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनकी लड़ाई लड़ी, सड़क पर उनका समर्थन किया। जो स्टे लगाया हाईकोर्ट पे, आप खुश हैं? हम खुश हैं सुप्रीम कोर्ट पर, धन्यवाद। से खुश हैं। केवल 2 जजों ने मेरे साथ गलत किया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। एक अपना पति खोए बैठी है वो इंसान, उसके बच्चों को हिसाब मिलना चाहिए। लगता है कि आजीवन कारावास बरकरार रहेगा अब जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, आगे जब सुनवाई होगी? नहीं, सीधा फांसी होना चाहिए। मेरे जितने पति हत्यारे हैं सबको फांसी होना चाहिए। सारे बाहर घूम ही रहे हैं। आगे कहाँ जाएंगे? अभी क्या आपका आगे कदम रहेगा? आगे कहूँ नहीं जाएंगे, बस वही निजामुद्दीन में रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जब हमको भरोसा है तो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, हमको न्याय मिले। सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं। ये बताइए कि अब आगे क्या कदम? फांसी होना चाहिए दोषियों को। जितने लोग हमारे पति को हत्यारे ने, वो लोग नहीं पड़ी मेरे पति के मेरे साथ। पूरे देश में विरोध हो रहा था जब ये फैसला आया था, सब लोग विरोध कर रहे थे। अब क्या कहना चाहेंगी? सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बात सुन ली है, राहत मिली है आपको? हमको राहत मिली। कल हम धरना प्रदर्शन में गए हैं, मैडम एक CRPS की रही, पर मैडम के काने में बताएं, मैडम मेरी बात समझ के हमको। तो पीड़ित परिवार राहत यहां पर जरूर जता रहा है, लेकिन ये मान रहा है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि सामना एक बाहुबली से है, कुलदीप सेंगर, जो कि जेल में होने के बावजूद रसूखदार है और कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचा सकता है, ये आशंका जता रही है पीड़ित की मां। उधर पीड़िता के वकील महमूद प्राचा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला राहत मात्र है, इसे बड़ी जीत नहीं माना जाना चाहिए। ये बच्ची जो थी और इसका परिवार मुझसे ये रोज पूछ रहा था कि क्या अब हम अगले 5 मिनट जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब कम से कम मैं इन्हें ये बता सकता हूँ कि आपके पास अभी बहुत छोटी सी रिलीफ मिली है। बिल्कुल हमें इसको विक्ट्री नहीं कहना चाहिए, मैं इसको विक्ट्री नहीं कह रहा हूँ, ये विक्ट्री नहीं है, ये एक छोटा सा सांस लेने का मौका विक्टिम और उसको परिवार को मिला है। इसके अलावा इस फैसले को मैं कुछ भी नहीं देख सकता, क्योंकि जो सीबीआई ने जो स्टैंड लिया है, जो हमें डर था वही किया उन्होंने। बहुत लिमिटेड पॉइंट पे स्टैंड लिया है उन्होंने, और जो हमारे सबसे मजबूत ग्राउंड थे उनको रेज ही नहीं किया, जो जजमेंट में भी मौजूद हैं। और इसके परिवार के खिलाफ इतने ज़्यादा अत्याचार हुए हैं, इतने ज़्यादा सबूत मौजूद हैं कि अगर इतनी सी भी बात की जाएगी ना, तो कोई भी जज, कोई भी अदालत इस बच्ची के ही पक्ष में फैसला देगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर महिला सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देती हैं। आज के आदेश से देश की बेटियों को अच्छा संदेश जाएगा कि अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो उन्हें न्याय मिलेगा। मेरे साथ में योगिता मौजूद है, लगातार पीड़िता के साथ में सड़क पे भी दिखी थी, आज कोर्ट भी पहुंची है। योगिता, आप लोग जो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लगा के बैठे थे, पूरी हुई? बिल्कुल हुई, और आपने देखा किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ना हमारी उम्मीदों को पे खरे उतरे। और मुझे मालूम था, क्योंकि ये ऐसा ऑर्डर था जो अपने आप में रिजेक्ट हो ही जाना चाहिए था, और इतनी बड़ी बेंच पे गया और इतने सीजीआई ने ये पढ़ के, मैंने बताया जैसे कि मैं आपको पहले भी बता रही थी, ये होना ही था। और हमें खुशी है उन्होंने हमें सुना। आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि आप सब लोग जुड़े रहे, ये सब पॉसिबल हो पाया मीडिया की इंटरवेंशन से, और लोग सड़कों पर। मीडिया लगातार जो है इस पूरे मामले को शुरुआत से जो है देखती रही। हम लोग, आप लोग जब प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन ये जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है तो सीबीआई की भी दलील, क्योंकि आप लोग हाईकोर्ट में जो सीबीआई की दलील थी उसके ऊपर सवाल उठा रहे थे, यहाँ पर कन्विंस है। सीबीआई ने कहा है
एक जो है प्रभावशाली व्यक्ति जिसने एक नाबालिग के साथ में इस तरीके का अपराध किया, उसको राहत नहीं मिलनी चाहिए? देखिए, खुद ही मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, जो बात हम कह रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने कह दी। मैं तो आभारी हूँ सुप्रीम कोर्ट की। ये बात अगर हाई कोर्ट को भी समझ आ जाती तो मुझे बहुत अच्छा। लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट में जो सीबीआई की दलील है, सीबीआई के जो है वकील ने यही कहा ना कि एक प्रभावशाली व्यक्ति जिसके ऊपर जो लोग भरोसा करते हैं उसी ने इस तरीके का अपराध किया, जिसके बाद में कोर्ट ने रोक लगाई। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और यही स्टेटमेंट को हम बार बार कह रहे हैं। अगर प्रभावशाली इंसान ऐसा करेगा, सत्ता में बैठा हुआ इंसान ऐसा करेगा, तो हम और बेटियों की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? अभी इस मामले में जो है 4 हफ्ते बाद जवाब दे रहा है, तो आप लोग जो फिर से उम्मीद करेंगे कि इसको जो किसी भी सूरत में? बिल्कुल, हम अपना कांस्टेंट हम लोग इस बेटी के साथ साथ और बेटियों की लड़ाई भी लड़ेंगे। कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। मुमताज पटेल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अब उन्नाव की पीड़िता को इंसाफ मिलेगा। मुमताज पटेल मेरे साथ में है, जो कि वैसे तो कांग्रेस की नेता है, लेकिन इस मामले में पीड़िता के साथ में समर्थन करने के लिए यहाँ पहुंची थी। कांग्रेस नेता के नाते, एक महिला होने के नाते कैसे आप यहाँ पर पहुंची और आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश? महिला होने के नाते बिल्कुल इसको पॉलिटिसाइज ना करिए, पर यहाँ पे फिर भी कहना चाहूँगी आज बहुत एक रिलीफ मिला है, न्यायालय में भरोसा है। पर मैं फिर भी कहना चाहूँगी कि शर्म की बात है कि ये जो बच्ची है इतना कुछ सहने के बाद भी आज भी न्याय के लिए लड़ रही है, न्याय के लिए चीख रही है, न्याय मांग रही है। पूरे देश की नज़र इस केस पे पिछले 3-4 दिनों से रही है। आज स्टे मिला है सुप्रीम कोर्ट से, एक रिलीफ है, पर अभी लड़ाई बहुत लंबी है। उनके परिवार के साथ अभी मैं बैठी थी, बच्ची के परिवार से, तो वो यही कह रहे थे कि क्या बार बार हमें इसी तरीके से अपील करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बेल पे निकलते रहेंगे। वो तो कह रहे हैं कि कुलदीप सेंगर को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, तो ये बिकॉज वो लोग फील करते हैं कि हम सुरक्षित नहीं हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की पीड़ा से ये पूरा परिवार गुजर रहा है। उनको फिक्र है उनकी खुद की सुरक्षा के लिए। तो उम्मीद रखते हैं कि ये लड़ाई इस बच्ची के लिए जल्द ख़त्म होगी। और ये लड़ाई जो है आज सिर्फ उन्नाव की बेटी की बात नहीं, देश की हर बेटी की बात है, क्योंकि महिला सुरक्षा एक बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है। और आप खुद ही देख लीजिए, जब जनता का प्रेशर आया तो एवरीवन हैड टू एक्ट। बट यहाँ पे फिर एक बात कहना चाहूँगी, सरकार अभी भी चुप है। सरकार के जो बैठे प्रभावशाली लोग हैं वो आज भी बैठ के कुलदीप सेंगर की तरफदारी कर रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश। उन्नाव रेपकांड के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और बड़ा आदेश दिया और वो है अरावली पर्वतमाला को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर 20 नवंबर के अपने ही फैसले पर रोक लगाई है। अरावली की 100 मीटर वाली नई परिभाषा पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 100 मीटर ऊंचाई के मापदंड की भूवैज्ञानिक जांच जरूरी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उच्च स्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव रखा है और कहा कि पर्यावरण को नुकसान न हो, इसका आकलन जरूरी है। संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। अरावली पर अब 21 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। 20 नवंबर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अरावली को लेकर के चिंताएं बढ़ गई थी। पर्यावरणविदों का और स्थानीय लोगों का यह आरोप था कि इस परिभाषा के तहत 90% पहाड़ आ जाएंगे और ऐसे में अरावली पर्वतमाला खत्म हो जाएगी, जो कि बहुत अहम है। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान समेत गुजरात तक ये जाती है और ऐसे में अरावली की सुरक्षा को लेकर के सड़क पर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे। मांग की जा रही थी कि 100 मीटर की जो परिभाषा गढ़ी गई है, स्वीकार किया गया है, उसको वापस लिया जाए और सुप्रीम कोर्ट ने इसे वापस ले लिया है। देश की राजधानी में नए साल के जश्न और आने वाले त्योहारों के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा तैयारियों को परखने के उद्देश्य से मॉक ड्रिल की। इस मॉक ड्रिल को गीता कॉलोनी के अलावा यहां चाचा नेहरू अस्पताल में किया गया। इसमें दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम, बम और डॉग स्क्वाड शामिल हुए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पुलिस हर संदिग्ध चीज की जांच कर रही है। इस दौरान कुछ पल के लिए परिसर में हड़कंप का माहौल बना रहा। संदिग्ध बैग की भी जांच की गई। पुलिस ने मॉक ड्रिल के जरिए अपनी क्षमताओं को परखा और तैयारियों का भी जायजा लिया। देखिए, अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मॉक ड्रिल की गई है, त्योहार है और त्योहारों के मौके पर बड़ी संख्या में भीड़ होगी, सड़कों पर उतरेगी और सार्वजनिक जगहों पर इस दौरान प्रशासन की व्यवस्थाएं, संबंधित एजेंसियों की पर जो तैयारी है वो पुख्ता रहे, इसको लेकर के मॉक ड्रिल की गई है। चाचा नेहरू अस्पताल में मॉक ड्रिल की तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम इस मॉक ड्रिल में शामिल हुई है। हालांकि जब ये मॉक ड्रिल शुरू हुई तो वहां जो लोग मौजूद थे उनमें हड़कंप जरूर मच गया, लेकिन ये एक ड्रिल थी। नए साल से पहले ही यूपी के मथुरा में मौजूद बांके बिहारी जी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़नी शुरू हो चुकी है। ऐसे में उम्मीद है कि नए साल के मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने आ सकते हैं, जिसे देखते हुए बांके बिहारी मंदिर प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए एडवाइजरी जारी की गई है ताकि भगदड़ जैसे हालात से बचा जा सके।
श्री बांके बिहारी जी मंदिर के प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए अपील में कहा गया है कि भारी भीड़ की वजह से बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु 29 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच यहां आने से परहेज करें। अगर बहुत जरूरी हो तभी मंदिर में दर्शन का कार्यक्रम बनाएं, वरना इस बीच मंदिर में दर्शन के लिए ना आएं। किसी तरह का बैग या कीमती सामान अपने साथ ना लाएं, यह हिदायत दी गई है। मंदिर में केवल प्रवेश और निकास मार्ग का ही इस्तेमाल करें। अपने जूते और चप्पल निर्धारित जगह पर उतार कर मंदिर आएं। नए साल और त्योहारों के मौके पर भगवान के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं और इन दर्शनों के लिए किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति पैदा ना हो, क्राउड मैनेजमेंट सही तरह से हो सके, इसके लिए बांके बिहारी मंदिर प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं से कहा गया है कि 29 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक मंदिर आने से यहां आप परहेज करें, क्योंकि इस वक्त यहां बहुत जबरदस्त भीड़ होती है। परिजनों की जेब में फोन नंबर और पते की पर्ची जरूर रखें। साथ ही साथ यहां जो बुजुर्ग हैं और जो मरीज हैं उनके लिए दवाएं जरूर रखें। खाली पेट यहां ना आएं, क्योंकि लंबे समय तक इंतजार करना पड़ जाता है और ऐसे में खाली पेट आने से चक्कर आ सकता है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम की घोषणाओं को ध्यान से सुनें, यानी यहां पर जो अनाउंसमेंट की जाती है उस पर काफी ध्यान दें। बांके बिहारी मंदिर की ओर से, प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। भारी वाहनों का प्रवेश वृंदावन में वर्जित रहेगा। इसके अतिरिक्त नगर निगम द्वारा लागू किए गए रूट प्लान के हिसाब से ही ई रिक्शाओं को अनुमति किया जाएगा। पुलिस बल भी लगाया गया है ताकि जो एक्सेस लोड रहेगा उसको मैनेज किया जा सके। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जो वहाँ पे हॉस्पिटल्स जो हैं उनको और सक्रिय किया गया है। नए साल के जश्न के खिलाफ यूपी के बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने फतवा जारी कर दिया है। शहाबुद्दीन रजवी ने नए साल का जश्न मनाने को इस्लाम में नाजायज करार दिया और कहा कि जो भी मुस्लिम नौजवान लड़के और लड़कियां नए साल के जश्न में शामिल होंगे वो शरीयत के नियमों के खिलाफ होगा। शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि शरीयत में नाच गाना और फिजूल खर्ची को नाजायज माना गया है। ऐसे में मुस्लिम लोगों को नए साल के जश्न से दूर रहने की जरूरत है। नए साल पर जश्न मनाना शरीयत इस्लामिया की रोशनी में नाजायज़ है। नाच गाना, डांस करना, फजूल खर्ची करना, शोर शराबा करना, हंगामा मचाना, ये होता है जश्न का तरीक़ा। और शरीयत ने लहबो लईब को और फजूल खर्ची को नाजायज़ करार दिया है। और अगर कहीं से खबर मिली कि कुछ नौजवान लड़के लड़कियां जश्न मना रहे हैं तो उलमाए कराम सख्ती से रोकेंगे। बिहार की राजधानी पटना में इंजीनियरिंग के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि संविदा पर काम कर रहे अभियंताओं को परीक्षाओं में 25% तक की छूट दी जा रही है, जो कि उनके साथ अन्याय है। प्रदर्शन के दौरान इंजीनियरिंग के छात्र हाथों में तख्तियां और बैनर लिए हुए थे। छात्रों के मुताबिक 400 नंबर की परीक्षा में 133 नंबर प्राथमिकता के आधार पर संविदा पर काम कर रहे अभियंताओं को दिया जा रहा है। इसकी वजह से परीक्षा की तैयारी कर रहे इंजीनियरों को न्याय नहीं मिल पा रहा। ये छात्र पटना के विश्वेश्वरैया भवन के बाहर जुटे और प्रदर्शन कर अपनी मांग अधिकारियों तक पहुंचाई। राजस्थान के बाड़मेर में चोरों ने बीती रात एक बार फिर बड़ी वारदात को अंजाम दिया। कोतवाली थाना क्षेत्र के महावीर सर्किल स्थित माजीसा मंदिर में देर रात 3 चोर घुसे। चोरों ने भगवान की मूर्ति पर चढ़े सोने के आभूषण चुराए, साथ ही लोहे की रॉड से दान पात्र तोड़कर उसमें जमा नकदी पर हाथ साफ कर दिया और फरार हो गए। पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसमें दिख रहा है कि 3 चोर नकाब पहनकर खुद मंदिर में घुसे, एक एक कर अलग अलग जगह का ताला तोड़ा और आभूषण और नकदी अपने साथ उठा ले गए। मंदिर में चोर काफी देर तक रुके रहते हैं और पूरी तरह बेखौफ नजर आ रहे हैं। कभी बैठते हैं, कभी खड़े हो जाते हैं, कभी दरवाजा और दान पेटी तोड़ते नजर आते हैं। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन चोरों का पता लगाने में जुटी है। मात्र 1 साल पहले ही इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और ऐसे में बाड़मेर के प्रतिष्ठित माजीसा मंदिर में चोरों ने धावा बोला है। कर्नाटक के मैसूर में दिन दहाड़े लूट की वारदात से हड़कंप मच गया, जहां दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाश एक ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुए और महज 5 मिनट में लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। वारदात हुनसुर इलाके में मौजूद ज्वेलरी शॉप में हुई है, जहां पर 5 नकाबपोश बदमाश हथियारों के साथ ज्वेलरी शोरूम में दाखिल हुए। इन्होंने बंदूक की नोक पर ज्वेलरी शोरूम में कर्मचारियों को धमकाया और फिर 5 मिनट में ही कीमती गहने लूट कर फरार हो गए। नकाबपोश लुटेरों की करतूत ज्वेलरी शोरूम में लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गई।
इसकी मदद से पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी है। बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए ज्वेलरी शोरूम में एक राउंड फायरिंग भी की है। बड़ी खबर आ रही है बीएमसी चुनाव से जुड़ी हुई, जहां शरद पवार को बड़ा झटका लगा है। एनसीपी शरद की राखी जाधव बीजेपी में शामिल हो गई हैं। एनसीपी शरद की मुंबई अध्यक्ष है राखी जाधव, लेकिन वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। शरद पवार की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। उनकी मुंबई की अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हो गई हैं, यानी कि पार्टी संगठन की जो मुखिया थी मुंबई में, वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। बीएमसी चुनाव से ठीक पहले बड़ा झटका लगा है। खबरें आ रही थी कि शरद पवार और अजित पवार जो कि बीएमसी में भी चुनाव साथ लड़ सकते हैं, और इन सबके बीच हमारे सहयोगी मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, राखी जाधव का बीजेपी में शामिल होना एनसीपी शरद के लिए कितनी बड़ी यहां चुनौती है, कितना बड़ा झटका है? देखिए, ये बात आप इसी से समझ सकते हैं कि शरद पवार गुट की एकमात्र बड़ी नेता राखी जाधव बची हुई थी मुंबई में, क्योंकि मुंबई में जो एनसीपी के बड़े चेहरे हैं जैसे कि नवाब मलिक है या फिर जिशान सिद्दीकी है, ये तमाम लोग अजीत पवार गुट में थे। शरद पवार गुट का एकमात्र चेहरा था राखी जाधव, और वो मोर्चा संभाले हुए थी महायुति के खिलाफ और शरद पवार की आवाज बनकर सक्रिय थी। लेकिन एक बड़ा झटका लगा है, राखी जाधव ने एनसीपी शरद पवार गुट छोड़ने का फैसला किया है और अब वो बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। अभी कुछ मिनटों पहले ही उन्होंने स्थानीय घाटकोपर के जो विधायक है बीजेपी के पराग शाह, उनसे मुलाकात की, क्योंकि वो जिस क्षेत्र में नगर पालिका का चुनाव लड़ती है, नगर सेवक का, वो पराग शाह के अंतर्गत आता है, उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में आता है। और मुलाकात करने के बाद अब वो सीधे जा रही है मालबार हिल, जहाँ पर संभवतः वो मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी, मुंबई अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। तो ये बहुत बड़ा झटका है शरद पवार के लिए, क्योंकि अब शरद पवार की पार्टी का कोई बड़ा नेता मुंबई में बचा ही नहीं। तो मृत्युंजय, यानी माना जाए कि मुंबई में शरद पवार की पार्टी का एक तरह से सफाया ही हो चुका है, और ऐसे में बीएमसी चुनाव में कोई हैरानी की बात नहीं है कि अगर महाविकास अघाड़ी की बात की जाए, उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को साथ लेना ज्यादा बेहतर समझा, शरद पवार की पार्टी को भाव ज्यादा नहीं दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये जमीनी हकीकत ये है कि शरद पवार की पार्टी का मुंबई में बहुत अधिक जनाधार नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जरूर उनके पार्टी के वोटर हैं, जैसे कि नवाब मलिक जिस क्षेत्र से अणुशक्ति नगर से आते हैं, कुर्ला का इलाका, और साथ में जिशान सिद्दीकी बांद्रा ईस्ट का इलाका, ऐसे कुछ पॉकेट्स में जरूर एनसीपी शरद पवार गुट की मौजूदगी रही है। राखी जाधव घाटकोपर ईस्ट से आती हैं और मुंबई में काफी प्रबल एक नेता के तौर पर थी, जो शरद पवार की पार्टी का अपना एक मुद्दा रखती थी। लेकिन अब देखिए कि बाकी के दो नेता जिनका मैंने नाम लिया, नवाब मलिक का पूरा परिवार हो, जिशान सिद्दीकी हो, ये अजीत पवार गुट में है। शरद पवार गुट में एकमात्र नेता, यही बड़ी नेता बची हुई थी राखी जाधव, वो बीजेपी में आ गए। तो समझ सकते हैं एक बहुत बड़ा झटका, और निश्चित तौर पर ठाकरे परिवार को ये समझता था कि शरद पवार की मुंबई में कोई बहुत बड़ी भूमिका रोल नहीं है, और उन्होंने इसीलिए मराठी वोटों को एकजुट करने के लिए ठाकरे बंधुओं ने साथ आना प्रेफर किया। बिल्कुल। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बीएमसी चुनाव से पहले शरद पवार गुट की बड़ी नेता राखी जाधव बीजेपी में शामिल हो गई हैं। मुंबई में शरद पवार की पार्टी की अध्यक्ष भी थी वो, लेकिन अब पार्टी में शामिल होने के बाद, बीजेपी में शामिल होने के बाद एक तरह से देखा जाए तो शरद पवार की पार्टी का मुंबई से लगभग सफाया हो चुका है। बड़ी खबर आ रही है पुणे नगर निगम चुनाव से जुड़ी हुई, कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी में पुणे को लेकर के गठबंधन हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पुणे में कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी में गठबंधन हुआ है। इससे पहले खबर आई थी कि पिंपरी चिंचवड़ जो कि पुणे के पास लगा हुआ इलाका है, वहां पर अजित पवार और शरद पवार की पार्टी के बीच गठबंधन की बात सामने आई थी, और पुणे नगर निगम में कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी में गठबंधन हुआ है। ये बड़ी खबर आ रही है। तो अगर निकाय चुनाव की बात की जाए तो बिल्कुल नए सिरे से संबंध परिभाषित हो रहे हैं। अलग अलग पार्टियों के बीच जो अलग अलग गठबंधन की पार्टियां हैं, वो भी आपस में गठबंधन कर रही हैं। नम्रता दुबे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नम्रता, कांग्रेस और शिवसेना ने अगर पुणे नगर निगम की बात की जाए तो यहां पे गठबंधन किया है, किस तरह से इसे देखा जाए? पिंपरी चिंचवड़ में अजित पवार और शरद पवार की पार्टी का गठबंधन हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए इसके पहले उद्धव ठाकरे की बातचीत चल रही थी शरद पवार गुट से, लेकिन वहां पर बात बनती हुई नहीं दिखाई दी। अजित पवार गुट और शरद पवार गुट की तरफ से जब पुणे में नजदीकियां देखी गई तो कांग्रेस और उद्धव गुट ने अपनी सीट शेयरिंग जो है वो अनाउंस कर दी है। 60 सीटों पर जो है कांग्रेस लड़ेगी, 45 के करीब सीट जो है वो उद्धव गुट को दिया गया है। 162 जो पार्षद है वो वहां पर चुनाव लड़ते हैं, तो ऐसे में जो बाकी बचे हुए सीट्स हैं उनको लेकर आगे फैसला लिया जाएगा। आगे अगर शरद पवार गुट की तरफ से साथ दिया जाता है तो कुछ सीट जो है वो उनको भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये बड़ी तस्वीर नजर आ रही है। पुणे महानगर पालिका में
तकरीबन जो है 102 सीटों को लेकर अनाउंसमेंट की गई है। कांग्रेस और उद्धव गुट यहाँ पर साथ चुनाव लड़ते हैं। नम्रता, अगर बात की जाए पुणे, तो अब तक शरद पवार की पार्टी का यहाँ पर ठीक ठाक दबदबा रहा है। क्या पुणे नगर निगम में भी ऐसा ही देखने को मिलता रहा है, या फिर यहाँ के समीकरण कुछ अलग रहे हैं? और बीजेपी और जो महायुति है उसका यहाँ पर क्या जनाधार है? देखिए, शरद पवार गुट की बात करें पुणे को लेकर, तो इसकी पहली बात ऐसा है 2 गुट इसमें बटे हैं, तो एक अलग अलग ताकत देखने जरूर मिलेगी। लेकिन एनसीपी का दबदबा बाकी पार्टियों से ज्यादा है पुणे में। उसके बाद दूसरे नंबर पर भाजपा आता है। तो भाजपा कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन अजित पवार गुट उनको कहीं ना कहीं भीतर तौर पर भाजपा का समर्थन मिल ही रहा है, तो उसका फायदा जरूर होगा। तो बिल्कुल महानगर पालिकाओं के चुनाव में इस बार बिल्कुल ही अलग समीकरण देखने को मिल रहे हैं और स्थानीय मुद्दों के आधार पर गठबंधन किया जा रहा है। बहुत बड़ी खबर आ रही है पुणे से, जहां पर सड़क पर एक ट्रक अचानक धू कर जल उठा और अफरा तफरी मच गई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया और इस वीडियो में लपटों में घिरा हुआ ट्रक नजर आ रहा है। यह मामला पुणे के महर्षि नगर का है। एक ओर आग लगने से हड़कंप मच गया, तो दूसरी ओर धमाकों की आवाज से भी दहशत फैल गई। ट्रक में काफी सामान भरा हुआ था और लपटों की चपेट में आकर सामान में धमाके होने लगे और उसकी आवाज से आसपास के लोग सहम गए। इस बीच कुछ ही देर में आग की चपेट में आया ट्रक जल करके पूरी तरह से खाक हो गया। देखिए, सड़क पर ट्रक धू करके जल रहा है और इसके बाद जब धमाके शुरू हुए तो फिर अफरा तफरी मच गई, दहशत फैल गई। आग काफी तेजी से बढ़ रही थी। आग बुझाने की तमाम कोशिशें सिफर साबित हुई और ट्रक में आग लगने से पुणे में जबरदस्त हड़कंप मचा गया। नाही होणार आहे। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एलमंचिली रेलवे स्टेशन पर टाटानगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन की एसी बोगी में अचानक आग भड़क उठी। आग सबसे पहले B1 कोच में लगी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और इसकी वजह से ट्रेन के अंदर मौजूद यात्रियों में भागम भाग मच गई। B1 कोच में आग लगते ही अंदर मौजूद यात्रियों ने चेन खींची और फिर जल्दी जल्दी सभी यात्री कोच से बाहर निकल गए। हालांकि एक शख्स ट्रेन से बाहर नहीं निकल पाया, जिनकी आग में झुलस करके मौत हो गई। मृतक की पहचान चंद्रशेखर सुंदरम के तौर पर हुई है। ट्रेन में आग जिस तेजी से फैली थी उससे कोच B1 के अलावा कोच M2 भी आग की चपेट में आ गया। हादसे की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग की चपेट में आई ट्रेन की बोगियों को ट्रेन के बाकी डिब्बों से पहले अलग किया गया और फिर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग किस वजह से लगी, फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए एर्नाकुलम एक्सप्रेस में लगी भीषण आग को आप देख सकते हैं। एक शख्स की मौत हुई है। एसी बोगी में रात को लगभग 12:45 पर अचानक से लपटें उठनी शुरू हुई। B1 कोच से निकली आग ने एक और कोच को भी अपनी चपेट में ले लिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ईरानी डेरे पर पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया और 32 वारंटी अपराधियों को गिरफ्तार किया। ईरानी डेरा निशातपुरा इलाके में मौजूद है, जहां पर शनिवार रविवार की रात को पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया। यहां बाकायदा जाल बिछाकर बदमाशों की गिरफ्तारी की गई और करीब 400 पुलिसकर्मियों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की थी। सघन चेकिंग अभियान चलाया था और इसके तहत 32 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 21 महंगी बाइक्स, 51 मोबाइल फोन, एक फॉर्च्यूनर कार, नकद राशि, फर्जी आधार कार्ड, आईडीज और कई राज्यों की फर्जी नंबर प्लेट्स बरामद की गई। जिस वक्त ये कार्रवाई की गई उस वक्त अपराधियों के घर की महिलाओं ने पुलिस पर पथराव भी किया, लेकिन पुलिस ने आखिरकार सभी वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। अगली खबर राजस्थान के कोटा से है, जहां हैंगिंग ब्रिज पर पिछले 2 हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे गोरक्षकों ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का काफिला रोक दिया। गोरक्षकों का आरोप है कि नगर निगम इलाके में मृत गोवंश के निस्तारण की मांग को लेकर वो पिछले 2 हफ्ते से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही।
इन लोगों ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से अधिकारियों की शिकायत की और जल्द मामले के निपटारे की मांग की। आंदोलनकारी गोरक्षकों का आरोप है कि नगर निगम के ठेकेदार नियम के खिलाफ मृत गायों के शव को खुले मैदान में डाल रहे हैं, जो न सिर्फ अमानवीय है बल्कि इससे इलाके में बदबू और संक्रमण भी फैल रहा है। वसुंधरा राजे ने गोरक्षकों को मदद का भरोसा दिया और अधिकारियों की मनमानी पर हैरानी जताई। जिस दौरान गोरक्षकों ने वसुंधरा राजे का काफिला रोका, उस दौरान हैंगिंग ब्रिज पर गाड़ियों का लंबा जाम भी लग गया। यूपी के वाराणसी में गंगा आरती के लिए भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता दिख रहा है। साल के आखिरी दिनों में अब काशी के घाट पर गंगा आरती देखने वालों की भारी भीड़ पहुंच रही है। लोग दूर दूर से यहां पर गंगा आरती देखने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे भारी भीड़ की वजह से घाट पर पैर रखने तक की जगह भी नहीं है। दुनिया भर में प्रसिद्ध हो चुकी गंगा आरती को देखने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब पूरे देश से यहां उमड़ता है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। मंदिर में दर्शन करने के साथ साथ श्रद्धालु गंगा आरती देखने भी पहुंचते हैं, जिसकी वजह से गंगा आरती के दौरान जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुगल रोड पर सरकारी वाहन से रील बनाने वाले सब इंस्पेक्टर गुल शेराज को सस्पेंड कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर का रील बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें गुल शेराज मुगल रोड पर सरकारी गाड़ी का दरवाजा खोलकर उस पर लटके हुए नजर आ रहा था। ये गाड़ी खतरनाक तरीके से पीर की गली के पास से फिसलन भरी और बर्फ से ढकी मुगल रोड पर चल रही है। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, अधिकारी हरकत में आए और गुल शेराज को सस्पेंड कर दिया गया। तो रील बनाने का जो खुमार है वो सरकारी कर्मचारियों पर भी चढ़ रहा है और उनको किस तरह से नुकसान उठाना पड़ रहा है, अब आप इस तस्वीर में रील बनाने वाले शख्स के निलंबन से समझ सकते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत कई जगहों पर ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां ईडी की टीम ने रायपुर और महासमुंद के साथ साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की। मामला रायपुर से विशाखापट्टनम के बीच बन रहे भारतमाला प्रोजेक्ट के दौरान हुए भूमि अधिग्रहण से जुड़ा है। इसमें कई तरह की गड़बड़ी की बात सामने आई है। महासमुंद में ईडी की टीम ने जसबीर सिंह बग्गा के बसंत कॉलोनी में मौजूद घर पर छापा मारा। जसबीर सिंह बग्गा गाड़ी के शोरूम के मालिक हैं, जिनके आवास पर ईडी की टीम ने सबूत खंगाले और दस्तावेजों की पड़ताल की। ईडी की टीम फिलहाल भूमि अधिग्रहण में हुई गड़बड़ी के सबूत जुटा रही है, ताकि इसमें घोटाला करने वालों पर शिकंजा कसा जा सके। अगली बड़ी खबर वाराणसी से है, जहां कार और बाइक में हल्की टक्कर होने के बाद हंगामा मच गया। दरअसल कार और बाइक में टक्कर हुई और टक्कर के बाद कार सवार ने गाड़ी रोकने के बजाय कार लेकर भागने की कोशिश की। वो अगले हिस्से में फंसी बाइक को 700 मीटर तक घसीटता हुआ लेकर गया। इस पर लोगों ने ऐतराज जताया, कार पर पथराव भी किया। कार सवार रुके नहीं और बाइक को घसीटते हुए ले गए। हालांकि बाद में कार आगे जाकर रुकी। कार में सवार लोगों का कहना है कि उनकी कार का कुछ लोग पीछा कर रहे थे और इसी वजह से वो लोग गाड़ी भगा रहे थे। बाद में दोनों पक्षों में पुलिस की मौजूदगी में समझौता हुआ। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से पुलिस ने नेवी के एक लेफ्टिनेंट कमांडर रैंक के अधिकारी को गिरफ्तार किया। आरोप है कि आरोपी नेवी के अधिकारी शराब के नशे में धुत होकर कार चला रहे थे, जो प्रतिबंधित इलाके में घुस गए। उन्हें जब ट्रैफिक एसआई ने रोका तो वो एसआई के साथ गाली गलौज और मारपीट करने लगे। आरोपी नेवी अधिकारी को वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो ट्रैफिक एसआई के साथ उलझता और गाली गलौज करता हुआ दिख रहा है। नेवी अधिकारी का नाम राहुल कृष्णन है, जिन्हें मलकापुरम पुलिस ने ट्रैफिक नियम तोड़ने और शराब के नशे में धुत होकर कार चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया। रुको भैया, ऐसे नहीं कर रहे। ऐसे खड़ा भैया, तुम मुंह पे मारे दो बार भाई तीसरे बदला ये मेरे को एसिड में भरेगा पड़पौते राउंड है का। राजस्थान के करीब 20 जिलों में जहां एक तरफ लोग अरावली बचाने के लिए सड़कों पर उतरकर संघर्ष कर रहे हैं, तो वहीं सेव अरावली अभियान के बीच राजस्थान सरकार के 2 कैबिनेट मंत्रियों और बीजेपी सांसद का झूला झूलते और सीटी बजाते वीडियो सामने आया है। यह वीडियो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले का है। कई मंत्री और बीजेपी सांसद चित्तौड़गढ़ के स्वदेशी मेले में पहुंचे।
मंत्रियों और सांसद ने मेले में स्टॉल को देखा, खुद और अपने परिवार के लिए कपड़े और दूसरे सामान खरीदे, साथ ही आसमानी झूले का आनंद भी लिया। झूला झूलने से पहले मंत्रियों ने स्टॉल पर रखी सीटियां भी बजाई, झूला झूलते और सीटियां बजाते हुए वीडियो बनवाया और तस्वीरें भी खिंचाई। दोनों कैबिनेट मंत्री और सांसद लोगों के साथ हवाई झूले पर सवार होकर लुत्फ लेते हुए नजर आए। मंत्रियों और सांसद ने कहा कि ये स्वदेशी सीटियां हैं, इसलिए वो इसे बजा रहे हैं। मंत्रियों के मेले का आनंद लेने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में घने कोहरे की वजह से आज सड़कों पर रफ्तार थम सी गई। पूरी दिल्ली कोहरे और धुंध की आगोश में लिपटी हुई दिखाई दी। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में शीतलहर देखने को मिल रहा है। कोहरे की वजह से आज सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम रही। मौसम विभाग ने दिल्ली में कोहरे और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन अभी ऐसे ही हालात रहेंगे। घने कोहरे में जहां हादसे का खतरा बढ़ गया है, वहीं दूसरी तरफ इस कोहरे के साथ साथ प्रदूषण की मार भी दिल्ली वालों पर पड़ रही है। कई उड़ानों और रेल सेवाओं पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। तो देखिए, इंडिया गेट पूरी तरह से छिपा हुआ नजर आया, सिर्फ छाया भर नजर आ रही है। सवेरे इतना ज्यादा फॉग था, या यूं कहिए स्मॉग था, क्योंकि दिल्ली में एनसीआर के इलाकों में जैसे AQI 400 के पार पहुंच चुका है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये घना कोहरा अपने साथ साथ प्रदूषण का भी डोज लेकर आया है। 3 तस्वीरें देखिए। हालांकि विजिबिलिटी थोड़ी जरूर बढ़ी, लेकिन फिर भी विजिबिलिटी आम दिनों के मुकाबले काफी कम रही। अगले कुछ दिनों तक हालात ऐसे ही बने रहेंगे। सड़क पर अगर आपको चलना है तो अतिरिक्त समय लेकर के चलें। रेल और हवाई सेवा का इस्तेमाल अगर करना है तो आप ट्रेन और फ्लाइट्स के स्टेटस को जरूर जांचते रहें। एमपी के हरदा में नशे में धुत पुलिसकर्मी ने मकान में पुलिस का ट्रक घुसा दिया। गनीमत रही कि ट्रक बीच में पेड़ से टकराकर रुक गया, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। ट्रक की टक्कर के बाद नशे में धुत प्रधान आरक्षक गाड़ी से उतरा और कहने लगा कि उसकी भी लाइफ है। हमारी भी लाइफ है यार। नशे में धुत पुलिसकर्मी ट्रक लेकर हरदा से नर्मदापुरम जा रहा था। ट्रक की टक्कर के बाद भी पुलिसकर्मी का नशा नहीं उतरा और वो बीच सड़क डांस करते हुए कहने लगा कि हमारा भी वीडियो बनाओ। अरे वीडियो बना ले। ट्रक की टक्कर के बाद पुलिसकर्मी सड़क पर काफी देर तक हंगामा करता रहा। घटना टिमरनी के वार्ड नंबर 3 के छिदगांव रोड की है। फिलहाल टिमरनी पुलिस नशे में धुत पुलिसकर्मी का मेडिकल करा रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।